बदल गया और बादलों में गायब हो गया। फू वामदूत ने धीरे से सांस छोड़ी और बुदबुदाया, लगता है कि वे भी हमारे हमले से डर गए हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी उठाईं, मेरे सिर के ऊपर। वालाला। तेज हवाएं कहर बरपा रही थीं, जैसे सुनामी की गर्जना हो। लौह शस्त्र गरुड़ अचानक नीचे की ओर दबा, अपने साथ एक शक्तिशाली बल लाया जो नीचे की ओर कुचल रहा था। जिस लौह शस्त्र गरुड़ पर आर्यन बैठा था, उसने चीखों की एक श्रृंखला निकाली। उसका स्तर स्पष्ट रूप से उसके सिर के ऊपर वाले लौह शस्त्र गरुड़ से अधिक था। आर्यन ने तुरंत कहा, पकड़ लिया। वामदूत ने अपना शरीर हिलाया और लौह शस्त्र गरुड़ एक तरफ हट गया। उसकी गति धीमी हो गई और उसने हमले से बच निकला। दक्षिण दूत की आवाज गरज की तरह थी। उसने जोर से चिल्लाया, यह कौन है? छी छी। स्वर्ग भंग पंथ के छोटे कचरे, ईमानदारी से अपने भर्ती किए गए शिष्यों को सौंप दो। यदि तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारे कुत्तों की जान बख्श देंगे। लौह शस्त्र गरुड़ की गति भी धीमी हो गई, लेकिन वह अभी भी आर्यन और दूसरों के सिर के ऊपर उतरा। यह इसी समय था जब वामदूत ने लौह शस्त्र गरुड़ के शरीर पर निशान देखा तो उसकी आंखें डबडबाईं। शियाओ याओ महल। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें कुछ अनुभव है। तुम वास्तव में जानते हो कि हम शियाओ याओ महल से हैं। तो जल्दी से शिष्य को सौंप दो, मुझे कदम उठाने मत दो, अन्यथा तुम सभी मर जाओगे। शियाओ याओ महल 10 महान पंथों में से एक। यह समग्र शक्ति में चौथे स्थान पर था, स्वर्ग भंग पंथ से ऊपर। शियाओ याओ महल के शिष्य स्वभाव से क्रूर थे। वे जहां भी जाते मारते, जलाते और लूटते थे। अन्य पंथों के शिष्यों को रोकना उनके लिए एक आम बात थी। वामदूत ने भौहें चढ़ाई और धीमी आवाज में कहा, यह मुश्किल है। वह आर्यन और दूसरों की ओर देखने लगा। दक्षिण दूत ने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई, हम। वामदूत ने आर्यन की ओर देखा, फिर तांग ली की ओर देखा, अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और गंभीरता से कहा, शियाओ याओ महल के वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे कुछ इज्जत दें। यहाँ 1000 देव गोलियां हैं, कृपया उन्हें स्वीकार करें। वह 8वीं श्रेणी की प्रतिभा के प्रचुर पुरस्कारों को खोना नहीं चाहता था। वह आर्यन के शरीर पर दानव तलवार को भी खोना नहीं चाहता था। वाह! शुरुआत में ही 1000 देव गोलियां। ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने इस बार एक अविश्वसनीय शिष्य को भर्ती किया है। शियाओ याओ महल के लोग उत्तेजित होकर हंसे। अगर ऐसा है तो मैं उसे जाने नहीं दे सकता। जल्दी करो और उन्हें सौंप दो। मेरे धैर्य की एक सीमा है। आर्यन ने वामदूत को घूरा और धीमी आवाज में पूछा, लौह शस्त्र गरुड़ पर कितने लोग हैं? वामदूत ने आर्यन पर अपनी आंखें घुमाईं और जवाब नहीं दिया। लुकिन ने कहा, सामान्य परिस्थितियों में केवल 2 लोग होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियां भी होती हैं। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, वे निश्चित रूप से हमें सौंप देंगे। मैं पहले जाता हूं और मेरे जाने के बाद तुम लोग मत आना, समझे? पंथ नेता भाई आर्यन। सभी के चेहरे तनाव में आ गए। आर्यन चिल्लाया, यह एक आदेश है। यदि 2 लोग थे तो तूफानी देव मुट्ठी उन्हें पलक झपकते ही मार डालेगी। यदि 3 लोग। आर्यन का दिल कस गया। जो भी हो, एक जुआ खेलते हैं। और तो और, ईमानदारी से कहूँ तो आर्यन ने राक्षस द्वीप में प्रवेश करने के बाद से शीर्ष 10 पंथों के किसी भी विशेषज्ञ को कभी नहीं मारा था। ये दोनों साथी के पास बहुत अनुभव होना चाहिए। यह बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि ऐसा था तो वह इसे नहीं छोड़ सकता था। दक्षिण दूत ने कहा, वरिष्ठ भाई,
हमारा लौहशस्त्र गरुड़ उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम यह ठीक वैसा ही था जैसा आर्यन ने उम्मीद की थी। वे आर्यन और दूसरों के लिए जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि जीवन हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। वामदूत ने चिल्लाया, ठीक है, हम शिष्य को सौंप देंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। श्याओ याओ महल के लोग घमंड से हंसे, स्वर्ग भंग पंथ के कुत्ते सचमुच आज्ञाकारी हैं, अब जल्दी करो। बस आकाश से एक स्वर्ग सीढ़ी नीचे फेंकी गई। आर्यन सबसे पहले खड़ा हुआ। इस क्षण वामदूत ने तुरंत चिल्लाया, तुम आखिरी हो। आर्यन ने पूछा, क्यों? वामदूत ने हल्के से कहा, इतना ज्यादा चिंता मत करो, मैंने तुम्हें आखिरी रहने के लिए कहा है, तो ऐसा ही करो। वह आर्यन और तांगली को छोड़ना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि शियाओ याओ महल अपनी सतर्कता में ढील दे तो वह अचानक भाग जाए। वह 8वीं श्रेणी की प्रतिभा और दानव तलवार को जाने नहीं देना चाहता था। और तो और वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट था कि शियाओ याओ महल के लोग उन्हें निश्चित रूप से जाने नहीं देंगे, भले ही उन्हें अपने सभी शिष्यों को सौंपना पड़े। उसे कुछ तोप का चारा इस्तेमाल करना पड़ा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1752 अचल अष्ट वायु में जारी। आर्यन ने ज्यादा परवाह नहीं की और ठंडे स्वर में बोला, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी क्या योजना है, लेकिन चूंकि तुमने हमें भर्ती किया है तो तुम्हारा हमें बचाने का दायित्व है, और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम लोग कुत्तों की तरह कायर हो। गुस्ताखी। बच्चे, तुम खुद को क्या समझते हो? हमें सीख देने का तुम्हें क्या अधिकार है? दाहिने दूत ने चिल्लाया। उसकी आवाज में एक तीखापन था, जैसे कोई अपनी जगह पर सवाल उठाए जाने पर भड़क उठा हो। आर्यन ने उपहास किया, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं कायर नहीं हूं। इतना कहकर वह स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ा और श्याओ याओ महल के लोहे के पंखों वाले गरुड़ की पीठ पर चढ़ गया। बच्चे, अभी रुक जाओ। बाएं और दाहिने दूतों के चेहरे स्पष्ट रूप से थोड़े चिंतित थे। आर्यन के पास वह दानव तलवार थी। यदि वह श्याओ याओ महल के हाथों में पड़ जाती तो दानव तलवार स्वाभाविक रूप से उनसे दूर हो जाती। वे इसे जाने नहीं दे सकते थे। तुरंत दाहिने दूत ने एक कदम आगे बढ़ाया, आर्यन को पकड़ा और चिल्लाया, बच्चे, मैंने तुम्हें आखिर में जाने दिया, क्या तुम नहीं समझते? श्याओ याओ महल के एक दूत ने चिल्लाया, उसे जाने दो, उसे यहाँ आने दो। अगर तुमने उसे फिर से रोकने की हिम्मत की तो सावधान रहना कि मैं विनम्र नहीं रहूंगा। दाहिना दूत तुरंत भयभीत हो गया। उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह केवल असहाय होकर आर्यन को ऊपर चढ़ते हुए देख सकता था। इस समय वह अपने दिल में बहुत नाखुश था। एक दानव तलवार उससे बहुत दूर चली गई थी। तांगली ने आर्यन की पीठ को देखा जैसे वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, और अनादर से बोला, क्या मंदबुद्धि है, वह सचमुच मरने चला गया। यह सुनकर लेई जियू तुरंत डांटा, तांगली, एक और शब्द कहो। तांगली ने तुरंत कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? मेरे सामने चिल्ला रहे हो? मैंने पहले ही कहा कि वह एक मंदबुद्धि है, एक बेकार का आदमी है, तो क्या? मुझे काट लो। लेई जियू की आंखों से आग निकल रही थी। इस क्षण लू किन अचानक खड़ी हो गई और बोली, श्याओ याओ महल के स्वामी, वह 8वें दर्जे की प्रतिभा है, हम में से सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति। दोनों दूतों की आंखें काली पड़ गईं क्योंकि उन्होंने लू किन को घूरा। तांग ली भी हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लू किन अचानक ऐसा कदम उठाएगी।
उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने तुरंत दोनों दूतों की ओर देखा और जोर से कहा, मैं ग्रेड 8 का साधक नहीं हूं। मैं सिर्फ ग्रेड 3 का प्रतिभाशाली बेकार का आदमी हूं। मैं वह इतना डर गया था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह श्याओ याओ महल के काम करने के तरीके के बारे में बहुत स्पष्ट था। यह बेहद क्रूर था। यदि वह उनके हाथों में पड़ जाता तो वह निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाता। श्याओ याओ महल के दूत ने उपहास किया, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है कि तुम बेकार हो। स्वर्गविकृत पंथ सचमुच सभी प्रकार के कचरे को स्वीकार करता है। उसने तांग ली की ओर देखा भी नहीं। तांग ली को ऐसा लगा जैसे उसे क्षमादान मिल गया हो। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने लूकिन को घूरा और कहा, अश्लील स्त्री, तुम इंतजार करो। लूकिन को उम्मीद नहीं थी कि श्याओ याओ महल के लोग तांग ली को नीचा दिखाएंगे। लूकिन ने तांग ली की ओर फिर से नहीं देखा। इसके बजाय उसने आर्यन की ओर देखा, जो ऊपर चढ़ने वाला था, और उसे थोड़ी चिंता महसूस हुई। बाएं और दाहिने दूत भी आर्यन को देख रहे थे। वे दोनों अभी भी अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास श्याओ याओ महल से निपटने का कोई तरीका नहीं था। फू फू तुम्हें धिक्कार है। अगर तुम हमारे साथ आते तो तुम कुछ और दिन जीवित रह सकते थे, लेकिन अब तुम मौत को दावत दे रहे हो, बाएं दूत ने अपने दिल में निर्ममता से कहा। आर्यन श्याओ याओ महल के लोहे के पंखों वाले गरुड़ पर चढ़ा और खुद से सोचा, कृपया बहुत ज्यादा लोग न हो, कृपया न हो। जिस पल वह ऊपर चढ़ा, उसकी आंखें जम गईं। लोहे के पंखों वाले गरुड़ की पीठ पर एक विशाल पिंजरा था। पिंजरा युवा शिष्यों और कुछ बुजुर्गों से भरा था। वे किसी पंथ के दूत लग रहे थे। उन्हें गुलामों की तरह बंद कर दिया गया था। जब उन्होंने आर्यन को देखा तो उनकी आंखें थोड़ी सुन्न थीं। कुछ आवाजें सुनाई दीं। एक और यहां मरने आया है। ये सभी शिष्य थे जो 10 प्रमुख पंथों की परीक्षा देने जा रहे थे। उन सभी को श्याओ याओ महल ने पकड़ लिया था। 20 से ज्यादा लोग थे। आर्यन का दिल हिल गया। उसने लोहे के पंखों वाले गरुड़ की पीठ पर अन्य स्थानों को देखा और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। धिक्कार है, 4 लोग। उसकी विस्फोटक तूफान देव मुट्ठी केवल 2 लोगों को तुरंत मार सकती थी। अब जब 4 लोग दिखाई दिए, यदि ऐसा होता तो। आर्यन का दिल कस गया। इस क्षण, छोटे बेकार आदमी, तुम क्या देख रहे हो? दूतों में से एक आगे बढ़ा और उसने लात मारी। उसने आर्यन की छाती की ओर लात मारी। आर्यन की नजर कस गई। धिक्कार है, बस करो। समस्त शून्यता का दर्पण। वोंग। आर्यन का शरीर अचानक गायब हो गया। दूत को अचानक पकड़ लिया गया और उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। उसकी लात चूक गई, उसका शरीर अस्थिर हो गया और उसका पूरा शरीर आगे की ओर झुक गया। यह उसी क्षण था। आर्यन अचानक उसकी पीठ पर प्रकट हुआ और उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी हिलाई, उन्मत्त पशुदेव मुट्ठी। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। विशाल हाथी की शक्ति विस्फोटित हो गई। आह! दूत को सीधे आर्यन ने लोहे के पंखों वाले गरुड़ से नीचे गिरा दिया और वह एक दयनीय चीख में डूब गया। यह भी इसी समय था। लूकिन और मीरा माँ एक साथ खड़ी हो गईं। पंथ नेता हरकत में आ रहे हैं, चलो चलें। रुको! बाएं दूत ने चिल्लाया, किसी को भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। दाहिने दूत ने तुरंत कहा, इस अवसर का लाभ उठाओ। विचार चला। लोहे के पंखों वाले गरुड़ ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और बाहर निकला,
सीधे स्वर्ग की सीढ़ी को उड़ा दिया। वह तुरंत भाग गया। स्वामी दूत, बड़े भाई आर्यन अभी भी ऊपर हैं, हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। ली रुहुआ खड़ी हो गई। ठीक से बैठो। बाएं दूत ने चिल्लाया और लोहे के पंखों वाले गरुड़ को आदेश दिया, तेज करो, जल्दी जल्दी जल्दी। वह श्याओ याओ महल के काम करने के तरीके के बारे में बहुत स्पष्ट था। वह उन्हें निश्चित रूप से जाने नहीं देंगे। यदि वे अभी नहीं निकले तो वे कब निकलेंगे? जहां तक आर्यन की बात थी, उसे केवल हार माननी पड़ी। किसने उसे मौत को दावत देने को कहा था? लू किन और मीरा माँ ने संघर्ष किया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकी। तांग ली जोर से हंसा, अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था, और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि वह एक मंदबुद्धि है। हाँ हाँ हाँ। मीरा, लू किन, मैं भविष्य में तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ हाँ। एक तरफ हट जाओ। तुम क्यों नहीं मर जाते? मीरा, माँ और लू किन एक साथ चिल्लाईं। बाएं दूत ने श्याओ याओ महल के लोहे के पंखों वाले गरुड़ की ओर देखा जो अब दिखाई नहीं दे रहा था, और धीरे से बोला, बच्चे, यह तुम्हारा भाग्य है, तुम्हें मरना ही होगा। बाएं और दाहिने दूतों का भागना आर्यन के लिए एक अच्छी बात थी। कम से कम लू किन और अन्य घायल नहीं होंगे। तीनों दूत तुरंत आर्यन के सामने उतरे और चिल्लाए, छोटे कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उनके शब्द खत्म होने से पहले ही वे गायब हो गए थे। आर्यन बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। गति बहुत तेज थी और स्तरों में अंतर बहुत बड़ा था। बच्चे, अपने पीछे सावधान रहना। लोहे के पिंजरे से एक बुढ़ापे की आवाज आई। आर्यन ने भौहें चढ़ाई और तुरंत चिल्लाया, पवित्र देवदूत, पवित्र आत्मा, सुरक्षा। बस 99% हमले की प्रतिरक्षा उसके शरीर पर जारी हो गई। आर्यन डरा नहीं। वह मुड़ा और सीधे हमला झेल लिया। धमाका। आर्यन पीछे हटा और उसके सिर के ऊपर 3 अंकों का नुकसान तैर गया। वह अंदर ही अंदर चौंक गया। धिक्कार है, इतनी भयानक ताकत! यदि 10 प्रमुख पंथों के दूत इतने शक्तिशाली थे तो वे विशेषज्ञ। इस क्षण आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपनी मुट्ठियां हिलाईं और कहा, पवित्र आत्मा वध। पवित्र देवदूत की शक्ति चली और एक प्रकाश किरण ने भेद दिया। स्विश! अन्य 2 दूत तुरंत दौड़ पड़े और उनकी गति बेहद तेज थी। हालांकि आर्यन पहले से ही तैयार था। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयारी कर ली है। विस्फोटक तूफान मुट्ठी। उपरोक्त पैसेज में तांग ली और बाएं दूत दोनों आर्यन को मौत को दावत देने वाला कहते हैं। तांग ली आर्यन को एक मंदबुद्धि कहता है जो मरने चला गया। वह मानता है कि आर्यन का अकेले श्याओ याओ महल की ओर जाना बेवकूफी भरा और आत्मघाती कदम है। बायां दूत अपने मन में कहता है, तुम्हें धिक्कार है। अगर तुम हमारे साथ आते तो तुम कुछ और दिन जीवित रह सकते थे, लेकिन अब तुम मौत को दावत दे रहे हो। वह आर्यन के उनके साथ न जाने और श्याओ याओ महल के रास्ते जाने के फैसले को आत्मघाती मानता है, क्योंकि उन्हें श्याओ याओ महल की क्रूरता का पता था। इसलिए इस संदर्भ में तांग ली और बाया दूत दोनों आर्यन को मौत को दावत देने वाला कह रहे हैं। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1753। प्रतिभावान कन्या। एक ही मुक्के से 2 ड्रैगन बन गए। पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। शियाओ याओ महल के 2 दूतों को लोहबाज ने सीधे नीचे गिरा दिया।
उसी समय पवित्र आत्मा दूत का पवित्र आत्मा सहार भी बाहर निकला। उसने भी लोहबाज को गिरा दिया, लेकिन आर्यन से अलग पवित्र आत्मा दूत ने उसे तुरंत नहीं मारा। हवा में एक आवाज गूंजी, बदमाश, मैं तुम्हें याद रखूंगा, भाड़ में जाओ। उसके दिमाग में दो सूचनाएं गूंजी। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को शियाओ याओ महल के शिष्य को मारने के लिए 1,88,888 अनुभव अंक, 1,88,888 दिव्य शक्ति और एक असामान्य ऊर्जा अंक प्राप्त करने पर बधाई। खिलाड़ी आर्यन को 10 देव अमृत प्राप्त करने पर बधाई। खिलाड़ी आर्यन को प्राप्त करने पर बधाई। कुछ छोटी मोटी चीजें गिरीं, लेकिन वे ज्यादा नहीं थीं। आर्यन लोहबाज की पीठ पर खड़ा था और तिरस्कारपूर्वक बोला, मैं मर गया। मैं अभी भी जिंदा और ठीक हूं। इस क्षण लोहे के पिंजरे में बंद सभी शिष्य कृतज्ञता से भरे चेहरों के साथ खड़े हो गए। उनमें से कुछ सुंदर महिलाएं भी थीं जो उसे प्रशंसा और आराधना से देख रही थीं। उनकी नजरों में आर्यन एक नायक था। आर्यन ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूं। लेकिन इस क्षण लोहबाज ने अचानक गुस्से में चिल्लाया। यह अचानक हिल गया। एक बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत कहा, लोहबाज की आत्मा संचार तकनीक हटा दी गई है। यह अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया है। सभी लोग सावधान रहें। जल्दी जल्दी हमें बाहर निकालो। जल्दी करो और हमें बाहर निकालो। बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जल्दी करने के लिए कहा। मैं स्वर्गीय आत्मा पंथ का शिष्य हूं। मैं सबसे पहले बाहर जाऊंगा। तुम सब रास्ता छोड़ो। लोहबाज एक बेकाबू जंगली घोड़े की तरह था, चिड़चिड़ा और बेचैन हो रहा था। यह हवा में पागलों की तरह हिल रहा था और घूम रहा था। आर्यन और लोहे के पिंजरे को नीचे गिराना चाहता था। यह कुछ ऐसा था जिसकी आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी। एक बार जब लोहबाज के साथ आत्मा संचार तकनीक पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति मर जाता है तो राक्षसी जानवर खुद ठीक हो जाता है और अपनी जंगली प्रकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है। लोहबाज जैसे एक गर्वित राक्षसी जानवर कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। धिक्कार है। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। आर्यन ने मन ही मन कोसा। पिंजरे में स्ट्रगलिंग लोगों को देखकर वह दरवाजा खोलने के लिए ऊपर नहीं गया। इसके बजाय उसने एक तरीका सोचा। दरवाजा लोहबाज की पीठ पर टिका हुआ था और जैसे ही दरवाजा खोला जाता, पिंजरे में बंद लोग तुरंत बाहर फेंक दिए जाते। बेशक आर्यन को उनके जीवन की परवाह नहीं थी, वह बस समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? जल्दी करो और पिंजरा खोलो, कुत्ते। तुम क्यों लड़ रहे हो? हम पिंजरे के अंदर अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि लोहबाज ने हमें बाहर नहीं फेंका? अचानक एक महिला की आवाज कांप उठी और थोड़ी हिंसक लगी। उसकी आभा ने आसपास की सभी आभाओं को सीधे दबा दिया। सभी चुप हो गए और उसे देखने लगे। दोनों बुजुर्ग थोड़े चौंक गए। यह ची ऊर्जा बहुत खास है। क्या यह गहरे सूर्यपंथ द्वारा विशेष रूप से भर्ती की गई नंबर 1 शिष्य और हाल के वर्षों में राक्षस द्वीप के शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से एक नीली? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सभी चौंक गए। दूसरे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन युवा पीढ़ी में ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे जो नीलीन का नाम नहीं जानते हों। वह शीर्ष 10 शिष्यों में तीसरे स्थान पर थी और शीर्ष 10 शिष्यों में एकमात्र महिला भी थी। अफवाह थी कि उसमें सर्वोच्च प्रतिभा थी, 10वीं कक्षा की प्रतिभा का अस्तित्व।
उसे बहुत पहले गहरे सूर्यपंथ द्वारा विशेष रूप से भर्ती किया गया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे रोका जाएगा। सौभाग्य से शुरुआत में कोई उसकी पहचान नहीं जानता था। अन्यथा शियाओ याओ महल का दूत बहुत पहले ही शियाओ याओ महल वापस लौट चुका होता। उसने आर्यन को देखा और कहा, क्या तुम लोहबास को नियंत्रित कर सकते हो? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि उसकी आत्मा संचार तकनीक दिव्य स्तर की थी, उसके लिए उन्मत्त लोहबास को तुरंत नियंत्रित करना असंभव था। वह लोहबास को कैसे नियंत्रित कर सकता है? सही है, वह आत्मा नियंत्रक नहीं है। आसपास से तिरस्कार की कुछ आवाजें आईं। आत्मा संचार तकनीक ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी खेती कर सके। इसके लिए एक मजबूत आत्मा संचार प्रतिभा की आवश्यकता थी। नीलीन ने तुरंत कहा, तो तुम मेरी मदद करो, मैं उसे नियंत्रित करूंगी। सभी चौंक गए। दोनों दूत भी थोड़े चौंक गए क्योंकि उन्होंने उसकी ओर देखा। वे केवल इतना जानते थे कि नीलीन सर्वोच्च प्रतिभा वाली एक बेजोड़ प्रतिभा थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक आत्मा नियंत्रक भी थी। आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा। इस तरह की स्थिति में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। यह 10,000 मीटर की ऊंचाई थी। अगर वह गिरता तो उसका शरीर निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाता। और तो और आर्यन ने पहले ही अपने सभी आवश्यक कौशल जारी कर दिए थे, इसलिए उसके पास कोई जीवन रक्षक कौशल नहीं बचा था। आर्यन ने तुरंत कहा, क्या तुम इस तरह मेरी मदद करोगी? नीलीन ने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो। आर्यन ने उसे देखा और कहा, ठीक है। आर्यन लोहे के पिंजरे के सामने चला गया, दानव तलवार निकाली और उस पर वार किया। क्लैंग! जैसे ही दानव तलवार प्रकट हुई, इसने तुरंत अनगिनत नजरों को आकर्षित किया। उसकी तलवार इतनी शक्तिशाली, उसका पूरा शरीर लाल है और ऊर्जा सर्जिंग कर रही है। इसके अलावा इसमें एक मजबूत क्रूरता और हत्या की इच्छा है। यह एक दानव तलवार होनी चाहिए। नीलीन की आंखें भी थोड़ी कांप उठीं, एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसके विचार दूसरों से अलग थे। वह शियाओ याओ महल के चारों दूतों से निपट नहीं सकती थी, लेकिन आर्यन उन सभी को हराने में सक्षम था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि आर्यन साधारण नहीं था। 7 सितारों की खेती के साथ ऐसे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना, उसके दिल में आर्यन बहुत मजबूत था। तब नीलीन सबसे पहले बाहर उड़ी। पलक झपकते ही उसके पैरों की नोक ने जमीन पर हल्का सा प्रहार किया, जैसे एक जल पक्षी पानी की सतह को छू रहा हो। उसके पैरों के नीचे एक हल्की लहर दिखाई दी और उसका शरीर हिल गया। शक्तिशाली वायु प्रवाह के बीच वह पलक झपकते ही लोहबास के सिर पर उतर गई। विचार हिल गया। विंग! हवा में एक स्पष्ट और मधुर घंटी की आवाज गूंजी। तब नीलीन की आभा तुरंत सिकुड़ गई और लोहबास के चेतना के सागर में प्रवेश कर गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। सिर्फ 3 सेकंड में लोहबास की क्रूर निगाह एक सौम्य अभिव्यक्ति में बदल गई और वह तुरंत शांत हो गया। 3 सेकंड में उसने लोहबास को वश में कर लिया था। इस स्तर का मानसिक संचार, यह प्रतिभा, यह बस बहुत मजबूत थी। आर्यन हक्का बक्का रह गया, उसका दिल सदमे से भर गया। कितना मजबूत मानसिक संचार, इस देशद्रोही लोहबास को 3 सेकंड में वश में करने में सक्षम होना। किसी को यह जानना था कि इस तरह के देशद्रोही लोहबास को एक सामान्य बास की तुलना में वश में करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने केवल 3 सेकंड का इस्तेमाल किया। जैसा कि शीर्ष 10 शिष्यों में तीसरे स्थान पर रहा।
वह सचमुच मजबूत है, बूढ़े आदमी ने ईर्ष्या से कहा। इस साल गहरे सूर्य पंथ की ताकत और बेहतर होगी। अगर तीसरा स्थान पहले से ही इतना मजबूत है तो पहला और दूसरा स्थान कितना मजबूत होगा। बस इस मानसिक संचार के आधार पर वह निश्चित रूप से इस साल का नया राजा है। यह सब माध्यमिक है। क्या आप लोगों ने उसकी सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया है? एक बेजोड़ सुंदरता। मैंने पहले कभी ऐसी सुंदर महिला नहीं देखी। न केवल सुंदर बल्कि शक्तिशाली भी। जो कोई भी उससे शादी कर सकता है वह सचमुच भाग्यशाली है। नीलीन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह प्रशंसा सुनकर थक चुकी थी। वह आर्यन के बगल में चली गई और बोली, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, तुमने मुझे भी बचाया। मेरा नाम नीलीन है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1754 अचल अष्ट वायु में जारी। आधा घंटा बाद एक खाली पहाड़ी पर लोभुज ईगल उतरा। जो शिष्य पकड़े गए थे वे भी तितर बितर हो गए। वे सब नीलिन को धन्यवाद देने आए थे, लेकिन किसी को भी आर्यन की याद नहीं थी। आर्यन को परवाह नहीं थी। नीलिन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने कहा, स्वर्ग भंग पंथ। नीलिन चौंक गई और बोली, स्वर्ग भंग पंथ? स्वर्ग भंग पंथ की शक्ति हाल के वर्षों में बहुत कम हो गई थी और वह शीर्ष 10 पंथों में से बाहर होने वाला था। यदि वे इस वर्ष की नवागंतुक प्रतियोगिता में फिर से हार गए तो वे सचमुच बाहर हो जाएंगे। नीलिन ने दयालुता से कहा, तुम मेरे साथ गहन सूर्य पंथ में क्यों नहीं आते? तुम्हारी खेती की प्रतिभा के साथ मुझे विश्वास है कि गहन सूर्य पंथ तुम्हें निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। उसे आर्यन से बहुत उम्मीदें थीं। और तो और उसने जिस स्वीकृति का उल्लेख किया था वह एक सामान्य स्वीकृति नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक पंथ शिष्य के रूप में थी। आर्यन ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी स्वर्ग भंग पंथ में जाना चाहता हूँ। आखिर मैं एक शिष्य हूँ जिसे उन्होंने भर्ती किया है। यदि मैं किसी अन्य पंथ में जाता हूँ तो अनावश्यक परेशानी होगी। उसे स्वर्ग भंग पंथ में प्रवेश करना था। भले ही यह एक बेकार पंथ था, आर्यन को फिर भी प्रवेश करना था। उसे राक्षस द्वीप छोड़ने का एक तरीका खोजना था और उसे अपनी माँ के बारे में जानकारी ढूंढनी थी। आर्यन की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर नीलिन ने उसे मजबूर नहीं किया और बोली, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। यदि तुम स्वर्ग भंग पंथ की परीक्षा पास नहीं करते तो गहन सूर्य पंथ में मुझे ढूंढने आना। फिर नीलिन को लगा कि उसने गलत बात कह दी है और हंसी, मैं मजाक कर रही थी। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम परीक्षा कैसे पास नहीं कर सकते? आर्यन, हम शीर्ष 10 पंथों के शिष्यों के आदान प्रदान में मिलेंगे, नीलिन ने गंभीरता से कहा। उसे विश्वास था कि आर्यन निश्चित रूप से आदान प्रदान में दिखाई देगा। वह उसकी एक फॉर्मिडेबल प्रतिद्वंद्वी बन जाएगी। यहाँ तक कि वह उसकी सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन जाएगी। वह मुक्का 2 भागों में बंट गया था। इसके अलावा आर्यन ने एक अजीब महिला को बुलाया था और उसने पहले कभी उसकी कोई भी खेती की तकनीक नहीं देखी थी। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, यदि भाग्य ने चाहा तो फिर मिलेंगे। नीलिन लोभुज ईगल पर कूद गई और गहन सूर्य पंथ के अन्य शिष्यों के साथ उड़ गई। इतना मजबूत? क्या शीर्ष 10 शिष्य सब इतने ही मजबूत हैं? आर्यन अंदर ही अंदर चौंक गया। जब से उसने आदिम देव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था उसे कभी महसूस नहीं हुआ था कि वह बहुत मजबूत है। हालांकि नीलिन से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि अतीत में जिन लोगों से वह मिला था वे सब कचरा थे।
असली विशेषज्ञ सब शीर्ष 10 पंथों में थे। वह केवल तीसरे स्थान पर थी। शीर्ष 10 शिष्य कितने मजबूत थे? लगता है शीर्ष 10 पंथ काफी मजेदार हैं। आर्यन मुस्कुराया। इस क्षण दो बुजुर्ग जो अपने शिष्यों के साथ निकलने वाले थे, वे फिर से रुक गए। आर्यन ने पहले ही इसे देख लिया था। वे भी स्वर्ग भंग पंथ के स्वागत दूत थे। वृद्ध आगे बढ़ा और बोला, छोटे भाई, मैंने तुम्हें स्वर्ग भंग पंथ में जाने की बात करते सुना। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तो हमारे साथ आओ। हम तुम्हें कंपनी दे सकते हैं। हालांकि हमारे पास लोभुज ईगल नहीं है, इसलिए हम केवल पैदल चल सकते हैं। लेकिन हमें परीक्षा के लिए समय पर पहुंच जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने कहा, धन्यवाद वृद्ध। हाँ हाँ हाँ, हमें अभी भी तुम्हें धन्यवाद देना है। यदि हमने शाओ याओ महल के लोगों को नहीं भगाया होता, तो हम पहले ही शाओ याओ महल पहुंच चुके होते। परिणाम अकल्पनीय होंगे। वह हल्का सा मुस्कुराया। सही है, हमें तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। आर्यन उनके साथ शामिल हो गया और स्वर्ग भंग पंथ की ओर बढ़ा। रास्ते भर दूत ने आर्यन को स्वर्ग भंग पंथ के बारे में सब कुछ बताया। वृद्ध, क्या उड़ती देवी सचमुच चढ़ गई और राक्षस द्वीप छोड़ गई? कोई नहीं जानता कि विशेष रूप से क्या हुआ। वैसे भी उड़ती देवी के चढ़ने के बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दी। बेशक उसने बहुत सारी समृद्ध संपत्ति छोड़ दी, जिसने स्वर्ग भंग पंथ को कुछ ही सालों में शीर्ष 10 पंथों में से एक बना दिया। हालांकि 1000 साल बाद उड़ती देवी द्वारा छोड़ी गई चीजें सब इस्तेमाल हो चुकी हैं और हमारा स्वर्ग भंग पंथ धीरे धीरे गिर गया है। आह, यदि हमें इस वर्ष के नवागंतुक आदान प्रदान में कोई लाभ नहीं होता है, तो मुझे डर है कि हमारा स्वर्ग भंग पंथ सचमुच शीर्ष 10 पंथों से बाहर हो जाएगा। वृद्ध ने धीरे से आह भरी। अब तक स्वर्ग भंग पंथ उड़ती देवी द्वारा छोड़ी गई चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। अब जब वे सब इस्तेमाल हो चुके थे, तो कोई भी बोझ नहीं उठा सका। स्वर्ग भंग पंथ के लिए उन्हें सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बोझ उठा सके। अन्यथा यदि यह ऐसा ही चलता रहा, तो उन्हें शीर्ष 10 पंथों से बाहर होने में केवल समय की बात होगी। आर्यन ने वृद्ध के अंतिम शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने दिल में सोचता रहा। वह चढ़ने के बाद गायब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी राक्षस द्वीप से चढ़ सकती है? उड़ती देवी मेरी मां होनी चाहिए। वह राक्षस द्वीप छोड़ने वाली पहली व्यक्ति थी। उसने यह कैसे किया? क्या उसने समय के नियम पर भरोसा किया जिसे उसने समझा था? आर्यन का दिमाग सवालों से भरा था। वह सचमुच सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन उसे कदम कदम पर चलना था और सब कुछ खोजना था। अनजाने में आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, माँ, मैं तुम्हें निश्चित रूप से ढूंढ लूंगा। सही है। वृद्ध, क्या स्वर्ग भंग पंथ के पास उड़ने वाला देव सारस नहीं है? यह एक ही विचार से 1000 मील तक यात्रा कर सकता है। ऐसे दिव्य सारस के साथ यह राक्षस द्वीप से बाहर क्यों नहीं उड़ता? आदिम देव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद योग्यता अर्जित करना और फिर स्वर्ग भंग पंथ को पुनर्जीवित करना, आर्यन ने पूछा। वृद्ध कड़वाहट से हंसा, उड़ने वाला देव सारस? यह सैकड़ों सालों से दिखाई नहीं दिया है। अब पंथ नेता को भी शायद नहीं पता कि यह मौजूद है या नहीं। और तो और, भले ही उड़ने वाला देव सारस हो, वह राक्षस द्वीप नहीं छोड़ सकता, क्योंकि राक्षस द्वीप पर रहने वाले लोग सब देवता द्वारा शापित हैं।
यह महाद्वीप भी देवता द्वारा शापित है, कोई भी नहीं छोड़ सकता, और राक्षसी जानवरों के साथ भी ऐसा ही है। आर्यन का दिल बैठ गया। उफ, लगता है कि राक्षस द्वीप के किनारे पर एक विशाल बाधा है। यह मुख्य देवता द्वारा स्थापित होनी चाहिए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बाधा को तोड़कर बाहर निकल सकें? वृद्ध की आंखों में अकेलापन भर गया था और उसने खुद से बुदबुदाई, आदिम देव युद्ध क्षेत्र, एक मार्शल कलाकार का सपना। आदिम देव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना हर मार्शल कलाकार का सपना था। वे सब अपनी जान फेंकना चाहते थे, अपना खून बहाना चाहते थे और लड़ना चाहते थे। हालांकि यह सब राक्षस द्वीप पर रहने वाले लोगों के लिए एक विलासितापूर्ण आशा थी। यह बहुत दूर था। 10 दिन बाद स्वर्ग भंग पंथ के चरणों में ली रुहुआ और अन्य लोग बहुत पहले ही पहुंच चुके थे। आज परीक्षा का दिन था। मैं पंथ नेता को ढूंढने जा रही हूं। जैसे ही मीरा माँ लोभुज ईगल से कूदी, वह तुरंत वापस चलने लगी। लूकिन ने भी ऐसा ही किया। आर्यन उनके दिलों में अंतिम चिंता थी। अब जब आर्यन का जीवन और मृत्यु अज्ञात थे, भले ही उन्हें सीधे स्वर्ग भंग पंथ के आंतरिक शिष्य बनने के लिए परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी, उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वामदूत ने तुरंत उन्हें रोका, कोल्डली सूंघा और कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वह लड़का पहले ही मर चुका है। यदि तुम जाओगी तो तुम भी मर जाओगी। तुम मरती हो या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें प्रभावित मत करो। वामदूत ने प्रत्येक को एक टोकन निकाला और कहा, इसे ले लो। यह तुम्हारी पहचान टोकन है। यदि कोई भी अपनी मर्जी से भागने की हिम्मत करता है, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। हम तांगली पास आया और इतराते हुए कहा, कनिष्ठ बहन मीरा, चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। वह लड़का आर्यन तो बस एक कचरा है। इस क्षण तो फिर कचरा कौन था? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1755। तो क्या हुआ अगर हम अहंकारी हैं? स्वामी भाई आर्यन, बड़े भाई आर्यन, आर्यन तुम अभी भी जीवित हो। पल भर में लूकिन और मीरा माँ तुरंत दौड़कर आईं, इतनी उत्साहित थीं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे। उनकी आवाजों में राहत और खुशी साफ झलक रही थी, जैसे किसी ने अपनी सबसे कीमती चीज खोकर वापस पा ली हो। बहादुर और ली रुहुआ भी पास आ गए। तांगली की नजरें चौंक गई थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अप्रसन्न भाव था। उसके मन में आर्यन के जीवित होने की कोई कल्पना नहीं थी और यह उसके लिए एक असहनीय झटका था। बाएं और दाएं दूतों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ मुस्कुरा दिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन वास्तव में श्याओ याओ महल के लोहे के बाज से बच पाएगा। तब वे दोनों भी पास आए। आर्यन, तुम कैसे बच गए? बाएं दूत ने आर्यन को एक पहचान पदक दिया और कहा, तुम कैसे भी बचे हो, परीक्षा शुरू होने वाली है। यह तुम्हारा पहचान पदक है। आर्यन ने पदक लिया और कहा, समझ गया। इस क्षण जो दूत आर्यन के साथ स्वर्गविच्छेदक पंथ में आया था, वह पास आया, आर्यन को देखा और मुस्कुराया। छोटा दोस्त आर्यन, तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बड़ों को सुझाऊं? बाएं और दाएं दूत चौंक गए और एक साथ सम्मानपूर्वक बोले, वृद्ध जिया। जिया चुलुआन ने अपना हाथ हिलाया,
दोनों दूतों की परवाह न करते हुए बल्कि आर्यन को देखते हुए, जैसे आर्यन के जवाब का इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं खुद ही परीक्षा दूंगा और अपनी शक्ति से सब कुछ साबित करूंगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब कहा। अपनी शक्ति से सब कुछ साबित करो। जिया चुयुआन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम पर बहुत उम्मीदें हैं बच्चे, मुझे निराश मत करना। और हाँ, मैंने तुम्हें जो बताया था उसे याद रखना। यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मेरे शब्दों का बाहरी पंथ में अभी भी कुछ वजन है। जैसे ही वह बोला, उसने दूतों की ओर देखा। उसने आर्यन की दानव तलवार देखी थी और उसे विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि उस दानव तलवार का आसानी से उपयोग न करे। आर्यन ने कहा, धन्यवाद वृद्ध। दूतों के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने आर्यन को घूरा और सोचा, इस बच्चे और जिया चुयुआन के बीच आखिर क्या संबंध है। तांगली और भी ज्यादा चौंक गया था। वह पूरी तरह से अवाक था। तुम वास्तव में उसे सुझाना चाहते हो? उसने खुद को क्या समझा? इस बच्चे ने उस बूढ़े को बहुत लाभ दिया होगा। जरूर यही बात है। अन्यथा वह अपनी तीसरी श्रेणी की प्रतिभा के साथ बड़ों का पक्ष कैसे पा सकता था? उसने जरूर उन्हें रिश्वत दी होगी। घिनौना और कपटी खलनायक। तांगली ने जिया चुयुआन के जाने के बाद घृणा से कहा। आर्यन ने अपनी आंखें हल्की सी ऊपर की और तांगली के पास चला गया। तांग, मैं वास्तव में तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से उकसाओगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालूंगा, समझे? उसकी आंखों में हत्या की इच्छा भरी थी। तांगली को अनदेखा करने का मतलब यह नहीं था कि आर्यन उससे डरता था। तांगली वास्तव में आर्यन की आंखों में तीव्र हत्या की इच्छा के तहत हिलने में असमर्थ था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे मृत्यु देवता घूर रहा हो। आधा मिनट बाद, युवा स्वामी, युवा स्वामी। तांगली का शरीर कांप उठा क्योंकि वह होश में आया। जब उसने फिर से आर्यन को देखा तो वे पहले ही परीक्षा स्थल पर पहुंच चुके थे। उसने मुट्ठियां भींची और कहा, आर्यन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी पहचान पत्र दिखाओ। नाम? आर्यन। ठीक है, अब तुम अंदर जा सकते हो। आर्यन ने अपना पहचान पत्र वापस लिया। पदक पर दो और शब्द थे जो उसका नाम था। उसके सामने समय और स्थान का एक दरवाजा था जो एक छोटा सा आयाम होना चाहिए। आर्यन ने पूछे बिना नहीं रह सका, क्या मैं वृद्ध से पूछ सकता हूँ, हम परीक्षा कैसे देंगे? क्या कोई नियम है? वृद्ध ने आंखें भी नहीं उठाईं और बोले, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अंदर जाकर पता चल जाएगा। तीसरी श्रेणी की प्रतिभा वाला कचरा तोप का चारा से ज्यादा कुछ नहीं है। आर्यन की आंखें डबडबाईं। इसके बाद बहादुर थोड़ा नाखुश था, लेकिन उसे आर्यन ने वापस खींच लिया। अंत में वे कुछ लोग समय और स्थान के दरवाजे से एक साथ अंदर चले गए। बस समय और स्थान का दरवाजा मुड़ गया, जैसे लहरों की परतें फैल रही हों। पल भर में तेज रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि वह एक पल के लिए आंखें नहीं खोल पाया। यह कहाँ है? यह परीक्षा स्थल है। हम परीक्षा कैसे देंगे? बहादुर और लैन फेंग ने बुदबुदाई। इस क्षण स्वर्गविच्छेदक पंथ के कपड़े पहने कुछ शिष्य चेहरे पर तिरस्कार लिए हुए पास आए और बोले, हैं, हमारे सामने प्रथम पंक्ति शिखर है, हर जगह डाकू हैं। अगर तुम पार करना चाहते हो तो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। प्रति व्यक्ति 100 देव गोलियां। लुकिन ने तुरंत पूछा, तुम लोग स्वर्गविच्छेदक पंथ के शिष्य हो?
बिल्कुल सही। क्या तुम्हें हमारे कपड़े नहीं दिखते? हम सभी आधिकारिक शिष्य हैं, एक शिष्य ने घमंड से कहा। लुकिन ने पूछा, तो तुम लोगों की कोई परवाह नहीं करता? परवाह? किसकी परवाह? एक शिष्य ने चिल्लाया। लुकिन ने कहा, तुम लोग मूल रूप से हमें लूट रहे हो। लूटने का क्या मतलब है? क्या हम लुटेरे हैं? इसे खुलेआम शुल्क संग्रह कहा जाता है। क्या तुम भुगतान करने जा रहे हो या नहीं? यदि तुम नहीं दोगे तो तुम सामने वाले प्रथम पंक्ति शिखर को पार नहीं कर पाओगे। तुम्हें वापस अपने मूल रूप में मार दिया जाएगा और तुम वहीं वापस चले जाओगे जहां से तुम आए थे। हाँ हाँ हाँ। बेवकूफों, समय बर्बाद करना बंद करो। अपनी शक्ति के साथ तुम परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। आर्यन ने सामने वाले पर्वत शिखर को देखा और कहा, वह प्रथम पंक्ति शिखर है ना? बिल्कुल सही, वह वही जगह है, एक शिष्य ने कहा। आर्यन ने कहा, जब तक हम प्रथम पंक्ति शिखर को पार कर लेंगे, हम परीक्षा का पहला चरण पास कर लेंगे, है ना? हाँ। बच्चे, हमारे रास्ता दिखाए बिना तुम निश्चित रूप से पास नहीं कर पाओगे, शिष्य ने उपहास किया। उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। आर्यन बाहर चला गया और लुकिन और मीरा माँ तुरंत उसके पीछे पीछे चल दी। सभी ने उन चारों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अरे! वे चारों अवाक रह गए। एक शिष्य ने कहा, क्या मैंने पर्याप्त स्पष्ट रूप से नहीं कहा? या वे समझते नहीं हैं? तुरंत शिष्य आर्यन के पास दौड़कर आया और बोला, बच्चे, मैंने अभी कहा था, प्रति व्यक्ति 100 देव गोलियां मैं तुम्हें पार करा सकता हूं। धन्यवाद। जरूरत नहीं, आर्यन ने हाथ हिलाया, हम खुद ही पार कर लेंगे। शिष्य अवाक रह गया। उसने कुछ सेकंड के लिए आर्यन के चेहरे को घूरा, फिर जोर से हंस पड़ा, हा हा हा। केवल तुम? एक साथ सितारा कचरा। मुझे फिर से कचरा कहने की कोशिश करो, लुकिन ने गुस्से से घूरा। कचरा? कचरा कचरा मुझे 3 बार कहने में क्या दिक्कत है? शिष्य ने चिढ़कर चिल्लाया। थप्पड़, 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 थप्पड़। 3 थप्पड़ पलक झपकते ही पड़े। लगभग कोई अंतर नहीं था और उसने यह भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि उसने यह कैसे किया। आर्यन की आंखें डबडबाईं और उसने कहा, फिर से कहो। फिर से कहने की कोशिश करो। भाड़ में जाओ। अन्य 3 शिष्य तुरंत दौड़कर आए और बहादुर को धक्का दिया। उन्होंने आर्यन को घूरा और कहा, बच्चे, तुम बहुत अहंकारी हो। बहादुर और अन्य लोगों को परेशानी का डर नहीं था और उन्होंने तुरंत उन्हें घेर लिया। पल भर में 6 लोगों ने उन चारों को घेर लिया। बहादुर ने चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर हम अहंकारी हैं? जरूर। तुम लोगों में हिम्मत है, बस इंतजार करो। अगर तुम आज मूल्यांकन पास कर लेते हो तो मैं अपना उपनाम तुम्हारा रख लूंगा। हाँ, एक शिष्य ने गुस्से से चिल्लाया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1756। अचल अष्ट वायु में निरंतर जीवन चुराने वाला विद्वान NPC। डकैती। आर्यन इस तरह की चालबाजियों में कभी नहीं फंसता था। सीधे मुकाबला। आओ, मैं कभी नहीं डरा। चारों शिष्य तेजी से पीछे हटे और एक रेखा चोटी की दिशा में भागे।
मीरा माँ ने कहा, पंथ नेता, क्या वे एक रेखा चोटी के डाकुओं के साथ मिले हुए हो सकते हैं? वे भी एक रेखा चोटी पर क्यों जा रहे हैं? आर्यन हंसा और बोला, प्राचीन काल से डाकू एक साथ रहे हैं। यदि वे हमें एक रेखा चोटी पर ला सकते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से मिले हुए हैं। संक्षेप में, सब लोग सावधान रहें। हम यहाँ परीक्षा देने आए हैं, रिश्वत देने नहीं। यदि आप स्वर्ग भंग पंथ में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अपनी शक्ति दिखानी होगी और इन अप्राप्य तरीकों पर निर्भर नहीं रहना होगा। आर्यन ने गंभीरता से कहा। सब लोग चौंक गए। आर्यन ने दूर खड़ी ऊंची पर्वत चोटी को देखा और बुदबुदाया, डाकू? मुझे तो डर था कि डाकू होंगे ही नहीं, इसलिए मैं इस अवसर का लाभ उठाकर अपना स्तर बढ़ा सकता हूँ। उसे बस यही चिंता थी कि उसे स्तर बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आर्यन उन्हें एक रेखा चोटी पर ले गया। धिक्कार है, तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हें आज यहीं मरने दूंगा। ये कूड़े, यदि तुम मुझे नाराज करोगे तो देखना मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। जिस शिष्य को मारा गया था वह क्रोधित था। इस क्षण एक रेखा चोटी के ऊपर से एक लंबा और मजबूत आदमी बाहर आया। जब उसने उन चारों को देखा तो उसने तुरंत कहा, चार स्वामी, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आज की परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई है? यह आपके लिए बहुत सारा पैसा कमाने का समय होना चाहिए। एक शिष्य ने तुरंत कहा, बात करना बंद करो। जल्दी जाओ और अपने सरदार, जीवन चुराने वाले विद्वान को बुलाओ। लंबा और मजबूत आदमी थोड़ा चौंक गया। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद जिस शिष्य को आर्यन ने पीटा था वह तुरंत पागल हो गया और उसे एक जोरदार लात मारी, चिल्लाते हुए, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? कुत्ते, तुम अब जीना नहीं चाहते? तुरंत जीवन चुराने वाले विद्वान को बाहर बुलाओ। धमाका! एक जोरदार लात से लंबा और मजबूत आदमी हवा में उड़ गया। आदमी ने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत जमीन से उठकर बोला, मैं अभी जाता हूं। उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, न ही गुस्सा करने की हिम्मत की। एक रेखा चोटी के आसपास के शिष्य भी सभी एक जैसे थे। अटपटा, अपने बाप के खिलाफ जा रहे हो? उस शिष्य ने गुस्से में कहा। एक शिष्य ने हल्के से पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या हमारा ऐसा करना अच्छा नहीं है? इसके अलावा यदि हम जो कर रहे हैं वह पता चल गया तो मुझे चिंता है। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ पड़ा। वरिष्ठ भाई चिल्लाया, क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है? क्या यह तुम्हारा पहला दिन है ऐसा करते हुए? बाहरी पंथ के महान बुजुर्ग के साथ हमें किससे डरने की जरूरत है? हमें पता चल गया। कौन पता लगाएगा? जिस शिष्य को पीटा गया था उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, हाँ हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद एक सफेद वस्त्रधारी, विद्वान दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसका शरीर हिलता हुआ लग रहा था। उसके पैर जमीन को नहीं छूते थे और वह बिना किसी हवा के चलता था। क्या शक्तिशाली चरित्र! चार स्वामी, आपके क्या निर्देश हैं? विद्वान ने पूछा। उस वरिष्ठ भाई ने तुरंत कहा, मेरे लिए किसी को मारो। नहीं, मेरे लिए 6 लोगों को मारो। खत्म। वरिष्ठ भाई ने जीवन चुराने वाले विद्वान की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, यह महान बुजुर्ग का आदेश है। जीवन चुराने वाले विद्वान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जवाब दिया, हाँ श्रीमान। पहाड़ के तल पर 2 पर्वत चोटियों के बीच एक संकरा रास्ता था। चौराहे पर खड़े होकर आर्यन ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, यह एक रेखा चोटी होनी चाहिए
इस पल से आप सभी को पूरी तरह सतर्क रहना होगा। इस तरह की जगह बहुत खतरनाक थी। एक बार जब घाटी के दोनों किनारों पर घात लगाकर हमला होता तो यह बेहद खतरनाक होता। एन सबने सिर हिलाया। आर्यन ने एक कदम अंदर बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी आभा को छोड़ा। घाटी असामान्य रूप से शांत थी। हवा की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। आर्यन और बाकी के लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद ली जियो ने बुदबुदाया, शायद वे हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आर्यन, यह बहुत सुरक्षित है, कुछ भी गलत नहीं है। अपनी चौकसी कम मत करो। इससे पहले कि आर्यन खत्म कर पाता, अचानक एक सफेद छाया गुजरी। वालाला। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ाए और वह पल भर में गायब हो गई, जैसे कोई महिला भूत हो। लान फेंग के माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। उसने भारी भरकम घूंट भरा और कहा, क्या आप लोगों ने अभी अभी वह देखा? वह सफेद छाया क्या थी? क्या यह एक भूत है? आर्यन ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा, फिर चिल्लाया, किसी भी चीज की चिंता मत करो, पूरी शक्ति से आगे बढ़ो, पहले यहां से निकलते हैं। लुकिन, मीरा, माँ, तुम दोनों रास्ता दिखाओ। लान फेंग, लीजियो, तुम दोनों पीछे से कवर करो। रूहा, तुम बीच में हो। एक ही बार में बाहर निकलो। गति। सब लोग याद रखो, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार है। याद रखो, आर्यन ने चेतावनी दी। चूंकि वे डाकू थे, इसलिए उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता था। बस इसे लोगों के लिए बुराई से छुटकारा पाने जैसा समझो। आर्यन को एक खतरनाक आभा महसूस हुई। मीरा, माँ और लुकिन ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी और पूरी शक्ति से बाहर निकले। ली रूहा, जिसकी खेती सबसे कमजोर थी, बीच में थी। आर्यन पीछे था। बस ऐसे ही एक छोटी सी टीम पागलों की तरह बाहर निकली। तुम भागना चाहते हो? कभी नहीं। गरज, गरज। एक जोरदार आवाज प्राचीन ऊंची जमीन से आई। आर्यन का दिल तेज हो गया। अच्छा नहीं, चट्टान गिर रही है। स्वामी, सावधान। धमाका। एक विशाल चट्टान ने आर्यन को उनसे अलग कर दिया और उनके सामने भी एक विस्फोट हुआ। इस क्षण ली रूहा और बाकी लोग भी विशाल लुढ़कती चट्टान से अवरुद्ध हो गए। शुआ, शुआ, शुआ। एक के बाद एक आकृति गिरी, उसके बाद पैरों की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। तुम भागना चाहते हो? चलो देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। तुम में से कोई भी नहीं भाग सकता। हाँ हाँ हाँ। डाकुओं का एक समूह गर्जना करता हुआ आर्यन और बाकी लोगों को घेर लिया। इस क्षण एक सफेद छाया गिरी और चुपचाप आर्यन के सामने आ गई। आर्यन को देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौंक गईं। और आर्यन भी वैसा ही था। क्या हो रहा है? शरीर सुनहरी रोशनी से चमक नहीं रहा है, लेकिन उसके शरीर पर रोशनी है। क्या यह एक मास्टर दानव है या एक क्वेस्ट एनपीसी या कुछ और? यह आर्यन को बेहद संदिग्ध बना रहा था, क्योंकि उसके सामने जीवन चुराने वाला विद्वान एक ऐसी रोशनी से चमक रहा था जो मास्टर दानव का आभा नहीं थी। यह पहली बार था जब आर्यन को ऐसा कुछ सामना हुआ था। यह क्या बकवास है? आर्यन को अंदर ही अंदर अजीब लगा। उसने सोचा था कि इस डाकू के ठिकाने में एक मास्टर दानव होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह मास्टर दानव नहीं था, बल्कि एक उत्परिवर्तित एनपीसी था। बहुत अजीब। जीवन चुराने वाले विद्वान की आंखों में भी आश्चर्य था। उसके मन में उसे लगा कि उसने आर्यन की आंखें पहले कहीं देखी हैं।
भले ही उसने उन्हें पहले नहीं देखा हो, उसने ऐसी ही आंखें पहले देखी हैं। हालांकि यह उसके दिमाग में कुछ था, और वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे याद नहीं आ रहा था। जीवन चुराने वाले विद्वान ने ठंडी आवाज में कहा, खुद को हवाले कर दो। उनके कदम बढ़ाने का इंतजार किए बिना आर्यन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। दूसरी जगह पर लुकिन और बाकी लोगों ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और सीधे कहा, हम आत्मसमर्पण करते हैं। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1757। एक अद्भुत अंगरक्षक। वे सब कायर हैं जो मौत से डरते हैं। स्वामी, क्या हमें उन्हें अभी मार देना चाहिए या उन्हें गांव वापस ले जाना चाहिए? जीवन चुराने वाले विद्वान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, उन्हें गांव वापस ले जाओ। याद रखो, मेरे आदेश के बिना कोई भी हमला नहीं करेगा, समझे? जी श्रीमान। आर्यन के होंठ ऊपर उठ गए। उसने मन ही मन सोचा, यह हुई न बात। उन्हें अपने अड्डे पर वापस ले जाओ ताकि मैं कत्लेआम कर सकूं। रास्ते में रोकने वाले केवल ये डाकू आर्यन के लिए काफी नहीं थे। हालांकि जीवन चुराने वाले विद्वान की आभा बहुत मजबूत थी। आर्यन जीवन चुराने वाले विद्वान से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। विस्फोटक देव मुट्ठी के अलावा वह कोई और तरीका नहीं सोच पा रहा था। जहां तक जीवन चुराने वाले विद्वान की बात थी, वह सोच रहा था कि उसने वह नजर पहले कहाँ देखी थी। यह उसके मन में क्यों आया? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्यों? जीवन चुराने वाले विद्वान ने सोचा। उसकी भौहें तन गईं, जब तक कि उसके सिर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रकार की कारावास शक्ति ने उसके विचारों को जकड़ लिया हो और कुछ यादें टूट नहीं सकती थीं। यह बहुत असहज था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे गतिरोध में फंसना पसंद था। एक बार जब कुछ ऐसा होता जिसे वह समझ नहीं पाता, तो वह उसके बारे में सोचना जारी रखता। जितना वह सोचता, उतना ही उसके सिर में दर्द होता। ऐसा लगता था जैसे वह फटने वाला हो। जब से उसे याद आया था, वह इस छोटे से आयाम में था, बाहरी पंथ के महान पूर्वज के लिए काम कर रहा था। लेकिन वह यहाँ क्यों था? वह केवल इतना जानता था कि उसे बाहरी पंथ के महान पूर्वज द्वारा यहाँ लाया गया था। वह केवल इतना जानता था कि उसका नाम जीवन चुराने वाला विद्वान था। उसे अपनी बाकी यादें नहीं पता थीं। पहले उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन जब उसने आर्यन की आंखों में वह नजर देखी, तो उसके मन की यादें अचानक खुल गईं। उसका दिमाग अस्तव्यस्त हो गया था। आधे घंटे बाद डाकू आर्यन और बाकी लोगों को गांव ले गए। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। लड़के अकड़ दिखा। क्या तुम 1 घंटे पहले अकड़ नहीं दिखा रहे थे? क्यों न तुम फिर से अकड़ दिखाने की कोशिश करो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा। अब जब तुम मेरे हाथों में आ गए हो, ही। वह वरिष्ठ भाई जिसे आर्यन ने पीटा था, वह ठंडी मुस्कान के साथ आर्यन के पास आया। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, आओ फिर से अकड़ दिखाओ। बातचीत के दौरान उसने आर्यन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह बदला लेना चाहता था। वह आर्यन को 10 गुना चुकाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि उसकी हथेली पड़ पाती, उसने अपने गाल पर एक तेज दर्द महसूस किया और उसका शरीर अचानक दूसरी जगह उड़ गया। धमाका।
वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। आर्यन स्तब्ध रह गया। लूकिन और अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि हमला करने वाला आर्यन नहीं था। जिसने वार किया था वह जीवन चुराने वाला विद्वान था। यहाँ तक कि वह खुद भी स्तब्ध रह गया था। वह थप्पड़ अभी अभी अत्यंत जोरदार था और उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या हो रहा था। वह महान पूर्वज के अधीनस्थों पर हमला क्यों करेगा? क्या वह पागल हो गया था? हालांकि उसके दिमाग में एक इच्छा शक्ति थी जो उसे नियंत्रित कर रही थी। जिस क्षण उस वरिष्ठ भाई ने वार किया, उस इच्छा शक्ति ने एक आदेश जारी किया और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से नियंत्रित हो रहा था। उसने एक थप्पड़ से पलटवार किया। बहुत भारी, बहुत क्रूर। तुम घातक किताबी कीड़ा, क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? एक शिष्य ने जोर से कहा। अन्य दो शिष्यों ने तुरंत उस वरिष्ठ भाई को उठाया। कुत्ते, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो, तुम मुझे मारने की भी हिम्मत करते हो। पुरुषों, उन सबको मार डालो, जीवन चुराने वाले विद्वान सहित। डाकू थोड़े हिले। वे तुरंत नहीं हिले। जीवन चुराने वाला विद्वान उनका नेता था। हालांकि वरिष्ठ भाई ने कहा, यदि तुम उसे नहीं मारते तो तुम सब मर जाओगे। तुम्हें महान पूर्वज के तरीकों के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, है ना? तुरंत डाकुओं के शरीर थोड़े कांप उठे। उनकी आंखों में डर झलक रहा था। वे महान पूर्वज के तरीकों के बारे में बहुत स्पष्ट थे और उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। किलेदार, मुझे खेद है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। भाइयों, एक साथ हमला करें। यदि वह नहीं मरता तो हम मर जाएंगे। जाओ। अचानक लंबे और मजबूत व्यक्ति ने गर्जना की और सभी डाकू आगे बढ़ गए, आर्यन, लूकिन और बाकी लोगों का सामना करते हुए, जीवन चुराने वाले विद्वान और बाकी लोगों का सामना करते हुए। चार शिष्यों ने एक अपमानजनक हंसी दिखाई। जो हमारे खिलाफ जाते हैं, उन्हें मरना होगा। इसी क्षण आर्यन ने गर्जना की, हमला करो। शुआ शुआ। लूकिन और मीरा माँ ने सबसे पहले हमला किया। उन दोनों ने दो तलवारों से सीधे दो डाकुओं की छातियों को छेद दिया। उनके शरीर उड़ गए और उसी समय आर्यन ने अपनी मुट्ठियां हिलाईं, जंगली जानवर देव मुट्ठी। धमाका धमाका। दो भयंकर बाघ बाहर निकले और दो डाकुओं को मार डाला। डिंग डिंग। खिलाड़ी आर्यन को पहाड़ी डाकू लुओ को मारने के लिए 1000 अनुभव, 100 देव शक्तिमान और एक असामान्य बिंदु प्राप्त करने के लिए बधाई। अच्छा अनुभव, जारी रखो। उन सभी को मार डालो। आर्यन ने गर्जना की। उसने चार शिष्यों को घूरा और उपहास किया। हम अभी भी नहीं जानते कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। एक मुक्के से एक डाकू मारा गया। आर्यन ने जीवन चुराने वाले विद्वान को देखा। अभी अभी उसने अचानक उसकी मदद की थी, लेकिन अब वह केवल बच रहा था और पलटवार नहीं कर रहा था। इसके अलावा वह हर समय आर्यन को देख रहा था। उसकी नजरें कभी नहीं हटीं। क्यों? उसे क्या हो रहा है? तुमने मेरी मदद क्यों की? आर्यन का दिल भी संदेह से भरा था, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात अनुभव थी। केवल एक शब्द था, मारो। 100 से अधिक डाकू पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे। भले ही वे डरे हुए थे, उन्हें साहस जुटाना पड़ा। आर्यन की तुलना में वे महान कबीले के पूर्वज से भी ज्यादा डरते थे। चार शिष्यों ने भी जोर से चिल्लाया, उन सबको मार डालो। यदि तुम उन्हें नहीं मार सकते तो तुम सब मर जाओगे।
मारो। हाँ हाँ हाँ। लड़के, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। वे चारों अपनी बाहें अपनी छाती के सामने रखकर ऐसे खड़े थे जैसे वे कोई नाटक देख रहे हों। अचानक आर्यन अचानक चला और उनके सामने आ खड़ा हुआ। वे चारों तनावग्रस्त हो गए। आर्यन ने अपने मन में सोचा, चलो फिर से कोशिश करते हैं। 38वां मुक्का। प्राचीन हाथी भारी मुट्ठी। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। मुक्का मारते हुए एक विशाल प्राचीन हाथी रौंदते हुए निकला, जिससे एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा और उसने सीधे उस वरिष्ठ भाई को जमीन पर पटक दिया। उसी समय दो शिष्यों ने एक साथ हमला किया। उनकी गति बहुत तेज थी। इसके अलावा वे दोनों आर्यन पर अपने घातक वार से हमला कर रहे थे। आर्यन नहीं बचा। वह फिर से परीक्षा लेना चाहता था। शुआ। सफेद छाया के एक झटके के साथ हवा का एक झोंका गुजरा। एक तलवार ने हमले को रोका और इस क्षण एक सफेद रोशनी चमकी। क्लैंग क्लैंग। पुछी पुछी। दो शिष्यों की छाती काट दी गई। उनके सिर के ऊपर का जीवन मूल्य तेजी से नीचे गिर गया। एक तलवार से मारा गया। और जीवन चुराने वाले विद्वान की आंखें संदेह से भरी थीं। उसे नहीं पता था कि उसने अभी अभी उस तलवार हमले से उसे क्यों मारना चाहा था। क्या यह आर्यन को बचाने के लिए था? आर्यन भी अत्यंत हैरान था। जीवन चुराने वाले विद्वान की दूरी को देखते हुए, धिक्कार है, यह गति बहुत तेज है। यह तलवार तकनीक तेज। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1758। शक्तिशाली दूसरी पीढ़ी। उस व्यक्ति को क्या हुआ? उसने पंथ नेता को 2 बार कैसे बचाया? हाँ, कितना अजीब है। चलो इतनी बातें न करें, पहले इन डाकुओं को मारें। यह अजीब था, लेकिन उसे अभी भी यह करना था। आर्यन की तरह उसने अब और परीक्षण करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार जब प्राणहारक विद्वान हरकत में आता तो यह एक घातक वार होता। उसके पास अब और अनुभव नहीं था। सब कुछ तभी तक इंतजार करना होगा जब तक वह उन सभी को मार नहीं देता। तुरंत आर्यन की गति बढ़ गई और जंगली जानवर देव मुट्ठी लगातार फटती रही। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ने की बधाई। वर्तमान स्तर 8 सितारा देवता। डिंग। खिलाड़ी आर्यन के अंगरक्षक जियाओ यान को स्तर बढ़ने की बधाई। वर्तमान स्तर 34। तुम्हारी माँ की माँ। वह फिर से स्तर बढ़ गया। क्या मेरा अंगरक्षक 2 स्तर बढ़ गया है? धिक्कार है। आर्यन उत्तेजित होकर मुस्कुराया। जियाओ यान फिर से स्तर बढ़ गया था और उसकी शक्ति एक और स्तर बढ़ गई थी। एक बार जब वह चरम पर पहुंच जाएगा तो वह सीधे एक योद्धा सम्राट बन जाएगा। कुछ ही देर बाद पूरा गांव लाशों से भर गया। उनमें से कोई भी हिल नहीं सकता था। केवल आर्यन का समूह और प्राणहारक विद्वान बचे थे। प्राणहारक विद्वान अभी भी आर्यन को देख रहा था। उसकी निगाहें उलझी हुई थीं। यह संदेह से भरी थी। उसे थोड़ा खोया हुआ महसूस हो रहा था। आर्यन ने पूछा, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? प्राणहारक विद्वान ने आर्यन को देखा, उसका मुंह थोड़ा हिला और अंत में पूछा, मैं कौन हूं? अरे आह, गलत सवाल है ना? तुम्हें यह पूछना चाहिए कि हमारा पंथ नेता कौन है ना?
सब लोग हंसे। प्राणहारक विद्वान का चेहरा गंभीर था और उसने फिर से पूछा, मैं कौन हूं? आर्यन देख सकता था कि वह गंभीर था और उसने सिर हिलाया, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए एक विशेष भावना है। लेई जियू ने तुरंत कहा, भाई आर्यन, तुम्हें पुरुष पसंद हैं? लुकिन ने तुरंत उसके सिर पर मारा, पुरुष तुम्हें पसंद हैं? मीरा माँ अपने कपड़ों के कोने से खेल रही थी और बुदबुदाई, पंथ नेता ने हमेशा हमें बिस्तर पर सेवा करने से मना किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच? पंथ नेता, क्या तुम्हें सचमुच पुरुष पसंद हैं? आर्यन के माथे पर 8 काली रेखाएं खींच गईं। यह बहुत गंदा नहीं है। मुझे सचमुच नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। प्राणहारक विद्वान का गुदा कस गया और उसने कहा, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। आर्यन ने कहा, मैं जिस विशेष भावना की बात कर रहा हूं वह कुछ और है। मुझे थोड़ा परिचित महसूस होता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। यह बहुत अजीब है। वह यह नहीं कह सकता था कि उसके पास प्रणाली थी और वह बता सकता था कि उसके शरीर पर प्रकाश असाधारण था, है ना? आर्यन केवल यह कह सकता था कि यह बहुत खास था। यह सुनकर प्राणहारक विद्वान ने तुरंत कहा, मैं भी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी नज़र कहीं पहले देखी है। इसके अलावा मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में एक मजबूत अवचेतन है। एक बार जब तुम खतरे में होते हो तो यह फट जाता है और मुझे नियंत्रित करता है, मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ रोकने के लिए मजबूर करता है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं ऐसा करूंगा। मैं खुद को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकता। यह मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। यह क्या है? मैं कौन हूं? मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा? मैं यहाँ क्यों हूं? सवालों का पूरा ढेर। प्राणहारक विद्वान सचमुच नहीं जानता था और वह सचमुच सब कुछ जानना चाहता था। आर्यन अवाक था, खासकर जब उसकी नज़र प्राणहारक विद्वान के लिए बहुत परिचित थी। इस क्षण उसका दिल डूब गया और वह किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। माँ देवी पंथ की बूढ़ी दादी ने भी कहा था कि उसकी नज़र बहुत परिचित थी। यह उसकी माँ की नज़र थी। तो जैसे ही आर्यन ने यह सोचा, उसने फिर से प्राणहारक विद्वान को गंभीरता से देखा और मन ही मन सोचा, क्या यह वह अंगरक्षक है जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए व्यवस्थित किया था? इस क्षण आर्यन के दिल को गर्माहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे एक गर्म धारा उसके अंदर से गुजरी हो और उसके दिल में एक अवर्णनीय गर्माहट थी। यह पहली बार था। यह पहली बार था जब आर्यन ने माँ के प्यार की ताकत महसूस की थी। यह एक अवर्णनीय गर्माहट थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राणहारक विद्वान वह अंगरक्षक था जिसे उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था या नहीं। एक बात आर्यन को यकीन था, प्राणहारक विद्वान निश्चित रूप से उसकी माँ से संबंधित था। प्रणाली में दिखाई देने वाले प्रकाश के लिए भी यही बात थी। उफ! आर्यन ने सांस छोड़ी, आकाश की ओर देखने के लिए सिर उठाया और बुदबुदाया, माँ तुम कहाँ हो? उस रास्ते पर चलना जिस पर उसकी माँ चली थी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ व्यवस्थित किया गया था। देवी पोथी जिसे केवल प्रणाली द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता था। और फिर प्राणहारक विद्वान था जो इतने सालों से यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। यह सब संयोग नहीं था, बल्कि एक व्यवस्था थी। और तो और आर्यन के साथ जो कुछ भी हुआ था वह किसी न किसी तरह से व्यवस्थित लगता था। क्या यह महान भविष्यवाणी तकनीक थी? या यह था? क्या यह भाग्य था? आर्यन भाग्य में विश्वास नहीं करता था और वह अभी भी भाग्य को पलटना चाहता था। केवल एक ही संभावना थी,
और वह यह थी कि उसकी माँ भी सिंह परिवार की महान भविष्यवाणी तकनीक जानती थी। इसके अलावा वह उसके पिता से भी अधिक शक्तिशाली थी। अचानक आर्यन अपने दिल में हल्का सा हंसा और मन ही मन सोचा, मुझे अचानक ऐसा लगता है कि मैं एक शक्तिशाली दूसरी पीढ़ी हूँ। पिता नर्क में प्रवेश कर चुके हैं और मुझे लगता है कि उन्हें नर्क का राजा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माँ और भी शक्तिशाली और अथाह हैं। समय के नियमों को समझने के बाद मुझे नहीं पता कि वह अब कितनी मजबूत हैं। वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी था। वह एक शक्तिशाली दूसरी पीढ़ी था। इसके अलावा उसे महसूस हुआ कि उसके माता पिता और मजबूत हो रहे थे। यह एहसास काफी अच्छा था। प्राणहारक विद्वान अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा था। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा था जो उसे जवाब दे सकता था, तो उसे विश्वास था कि वह केवल आर्यन ही होगा। आर्यन ने अपने विचारों को वापस लिया, प्राणहारक विद्वान की ओर देखा और कहा, आज से तुम मेरे पीछे चलोगे। प्राणहारक विद्वान अवाक रह गया। आर्यन ने जारी रखा, मैं तुम्हें वे सभी जवाब दूंगा जो तुम चाहते हो, और इसके अलावा मैं भी जवाब ढूंढ रहा हूं। लेइज़्यू ने धीमी आवाज में कहा, भाई आर्यन, यह ठीक नहीं है। आखिरकार वह महान कुल ज्येष्ठ का आदमी है। अगर आर्यन ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं उस पर विश्वास करता हूं। आर्यन ने कहा, तुम मेरे साथ चल सकते हो या तुम किसी भी समय जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जवाब ढूंढ सकता हूं, और मैं इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें जवाब दे सकता है। प्राणहारक विद्वान ने एक पल के लिए विचार किया, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। यह उसका मिशन था। कुछ खास परिस्थितियों में वह आर्यन के लिए मर जाता। यह उसका जीवन था। वह उन कई अंगरक्षकों में से एक था जिन्हें आर्यन ने व्यवस्थित किया था। हालांकि आर्यन की माँ मीरा माँ उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह कितनी शक्तिशाली थी। इसके बाद लोगों का समूह लोक के निकास की ओर चला। कितना शक्तिशाली! 8वीं श्रेणी की प्रतिभा, बहुत शक्तिशाली। परीक्षा का पहला चरण केवल आधे घंटे में पूरा हो गया। मुझे कहना होगा कि उसकी प्रतिभा आश्चर्यजनक है। उसे इस साल स्वर्ग अपंग पंथ का नवोदित राजा होना चाहिए। वह निश्चित रूप से इस साल के 10 महान पंथ विनिमय के शिष्यों में से एक होगा। कनिष्ठ भाई तांगली, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तांगली कई शिष्यों में से पहला था जिसने परीक्षा पास की थी। और तो और उसने पास होने के लिए रिश्वत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी क्षमता पर भरोसा किया। 8वीं श्रेणी की प्रतिभा नकली नहीं थी। तांगली अत्यधिक प्रसन्न था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान टिकी हुई थी क्योंकि उसने आर्यन के बारे में सोचा था। उसने अपने दिल में उपहास किया, आर्यन, इस युग में यह सब पृष्ठभूमि और प्रतिभा के बारे में है। तुम मेरे मुकाबले नहीं हो, हा हा हा। बस इंतजार करो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1759। प्रतिभाओं की एक प्रतिस्पर्धा। परीक्षा का पहला चरण कठिन नहीं था। अधिकांश लोग इसे पास कर सकते थे। हालांकि आर्यन जैसा कोई नहीं था। क्या वे सब मर चुके हैं? अजीबोगरीब, इतनी हिम्मत किसकी हुई? स्वर्ग भंग पंथ के बाहरी पंथ में एक विशाल आंगन में एक बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित था। उसकी आंखें घंटियों की तरह बड़ी थीं और वह हॉल में एक शिष्य को घूर रहा था। शिष्य कांप रहा था।
वह अच्छी तरह जानता था कि महान एल्डर कितने निर्दयी थे और उसने तुरंत कहा, यह आर्यन है जो परीक्षा के शिष्यों का नेतृत्व कर रहा है। परीक्षा के शिष्य? बस कुछ परीक्षा के शिष्य मेरे एक पंक्ति शिखर को नष्ट कर सकते हैं? असंभव। उनके पीछे कोई न कोई जरूर है जो उनका समर्थन कर रहा है। महान एल्डर को विश्वास नहीं हुआ कि बस कुछ परीक्षा के शिष्य उनके एक पंक्ति शिखर को नष्ट कर सकते हैं, और वहां अभी भी 4 आधिकारिक शिष्य थे। यदि वे इतने मजबूत होते तो उन्हें परीक्षा क्यों देनी पड़ती? वे सीधे आधिकारिक शिष्य बन जाते। शिष्य डर से कांपते हुए बोला, महान एल्डर, मुझे नहीं पता। यह एक शिष्य है जिसे मैं तियान यान शहर से वापस लाया हूं। उस आर्यन की प्रतिभा केवल तीसरी श्रेणी की है, लेकिन एक महिला है जो बुरी नहीं है। वह छठी श्रेणी तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके पास ऐसी मार्शल साधना नहीं है। तुरंत उस संदेशवाहक को ढूंढो जिसने उन्हें भर्ती किया था और विस्तार से जांच करो, महान एल्डर ने हल्का सा चिल्लाया। एक महज तीसरी श्रेणी का प्रतिभाशाली कचरा मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह सचमुच जीने से थक गया है। महान एल्डर ने ठंडी सांस ली। शिष्य तेजी से पीछे हट गया। हॉल में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और धीरे से बोला, भाई माँ, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? महान एल्डर माँ फेंगले ने तुरंत कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी बात है, आपको कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह बात जो मैंने अभी आपको बताई। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, भाई माँ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपके लिए चीजें तैयार करूंगा। हालांकि देव आत्मा गोलियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। मुझे अभी 1 मिलियन चाहिए। अरे! माँ फेंगलेई ने भौहें चढ़ाई। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत बोला, यह भी स्वामी का इरादा है। माँ फेंगलेई हंसा और बोला, वापस जाओ और उसे रिपोर्ट करो, मैं देव आत्मा गोलियां तैयार करूंगा। हाँ हाँ हाँ, यह अच्छा है। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत हंस पड़ा। फिर उसने हाथ जोड़े और चला गया। माँ फेंगलेई की आंखें कपटपूर्ण हो गईं। उसने भयंकर रूप से कहा, बूढ़ा लोमड़ मौके पर ही कीमत बढ़ा रहा है। बस इंतजार करो, एक बार जब मैं पवन और गड़गड़ाहट की 9वीं अवस्था को प्राप्त कर लूंगा, तो मैं तुम्हें इसका भुगतान करवाऊंगा। हम माँ फेंगलेई ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई। वह क्रोधित था। 1 मिलियन देव आध्यात्मिक गोलियां कोई छोटी राशि नहीं थी। यहाँ तक कि वह स्वर्ग भंग पंथ के बाहरी पंथ का महान एल्डर होने के बावजूद वह इसे वहन नहीं कर सकता था। उसे इसे इकट्ठा करने में 10 साल लग गए थे। वह सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के बहुत करीब था, लेकिन पहली पंक्ति शिखर में कुछ हुआ था जिससे इस बार उसे कोई फसल नहीं मिली। अन्यथा यह पर्याप्त होता। आर्यन है ना? छोटा कमीना, देखते हैं तुम्हारे पीछे कौन है। मुझसे टकरा रहा है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं, माँ फेंगलेई, क्या कर सकता हूँ। माँ फेंगलेई ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसकी नसें चटक रही थीं। उसके शरीर से युद्ध ची, बैटल क्यूआई के समान एक पीली आभा निकल रही थी जो अतुलनीय रूप से जंगली थी। एक विशाल प्रशिक्षण मैदान में इस साल के नौसिखिए वहां जमा थे। एक एल्डर आगे बढ़ा और बोला, यह दूसरे दौर का स्थान है। और हाँ, यह रसायन विज्ञान, शिल्प निर्माण, गठन, शिलालेख, आत्मा संचार और पशु वशीकरण का मूल्यांकन है। हालांकि ये पेशे मार्शल कल्टीवेटर जितने प्रभावशाली और शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन ये पेशे मार्शल कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित हैं और ये आपकी पहचान को और भी ज्यादा निर्धारित कर सकते हैं। इस साल की नौसिखिया प्रतियोगिता में वे सभी 10 प्रमुख पंथों के नौसिखिया एक्सचेंज में दिखाई देंगे।
इन व्यवसायों के कारण उदासीन मत हो। ये व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर आप में से कोई भी परीक्षा देना चाहता है तो आप अभी पंजीकरण कर सकते हैं। परीक्षा का दूसरा दौर एक समूह परीक्षा थी। परीक्षार्थियों को दो भागों में बांटा गया था। मार्शल कल्टीवेटर परीक्षा में अभी भी एक और चरण था और यह इन सहायक व्यवसायों की परीक्षा से कहीं ज्यादा कठिन था। ये रुहुआ ने आर्यन की ओर देखा और कहा, बड़े भाई आर्यन, मैं जाना चाहती हूँ। वह अपनी मार्शल साधना प्रतिभा के बारे में बहुत स्पष्ट थी। वह निश्चित रूप से मार्शल कल्टीवेटर प्रतियोगिता के अंतिम चरण में ऐसा नहीं कर पाएगी। आर्यन ने सिर हिलाया, ठीक है। इस क्षण आर्यन ने स्वर्गभंग पंथ का आदेश बैज निकाला जो ली रुचाओं ने उसे दिया था और कहा, यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। यह तुम्हें तब मदद कर सकता है जब तुम्हें इसकी जरूरत हो। इसे अच्छी तरह से रखो। ली रुहुआ ने पदक की ओर देखा। यह कुछ ऐसा था जो एक वयस्क ने उसे और उसके भाई बहन को बचपन में दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई पहले ही चला गया था। ली रुहुआ ने पदक लिया और अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। अपने भाई के लिए कड़ी मेहनत करो। इसके बाद ली रुहुआ बाहर चली गई। कई शिष्य बाहर चले गए। आर्यन नहीं हिला। लुकिन, मीरा, माँ और ली जू भी नहीं हिले। लैन फेंग ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर वहीं रुक गया। कम रसायन विज्ञान प्रतिभा। निराश मत हो, तुम्हारे पास अभी भी गढ़ने या सरणियां उकेरने का मौका है। कम रसायन विज्ञान प्रतिभा। कोई शिलालेख प्रतिभा नहीं। दूर से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चाहे वह शिल्प निर्माण हो, रसायन विज्ञान हो या आत्मा संचार हो, उन सभी को प्रतिभा की आवश्यकता थी। यदि आप में प्रतिभा नहीं थी तो आप कितनी भी कड़ी मेहनत करें, यह बेकार होगा। बेशक आर्यन जैसा कोई असामान्य व्यक्ति एक अपवाद था। इस क्षण तांगली ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, सिर्फ मार्शल कल्टीवेटर होना इतना उबाऊ है। किसी भी मार्शल योद्धा के पास एक सहायक भूमिका होगी, क्या तुम्हारे पास नहीं है? मीरा, माँ ने तांगली को घूरा और कहा, तांगली, तुम मक्खी की तरह क्यों हो, इतने अनोइंग। अगर तुम्हें परीक्षा देनी है तो जाओ। मेरे पंथ नेता के सामने ऐसा क्यों कह रहे हो? तांगली ने हल्का सा मुस्कुराया, कनिष्ठ बहन मीरा, मैं बस यूं ही पूछ रहा था, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? ठीक है, मैं जानता हूं, तुम्हारे पंथ नेता कुछ नहीं जानते। लुकिन चिल्लाई, तांगली, यहां इतना ठंडा मत बनो। तांगली ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, एक महिला के पीछे छिपने का क्या मतलब है? तुम पादने की भी हिम्मत नहीं करते। क्या तुम 10वीं श्रेणी की प्रतिभा नहीं हो? जाओ और उसका परीक्षण करो। आर्यन ने अपनी आंखें हल्की सी उठाईं और कहा, क्या तुम सचमुच उसका परीक्षण करना चाहते हो? मीरा, माँ ने तुरंत आर्यन को वापस खींचा और कहा, पंथ नेता, हमें उसे नजरअंदाज करने दो। लुकिन ने भी कहा, सही है। आर्यन ने पूछना जारी रखा, तुम क्या परीक्षण करना चाहते हो? तांगली ने कहा, मानसिक कला। जब वह तांग परिवार में था तो उसने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था। रसायन विज्ञान में उसकी प्रतिभा बहुत उच्च थी और वह 8वीं श्रेणी तक भी पहुंच गया था। यह अत्यंत तेज था। वह आर्यन पर चढ़कर आगे बढ़ना चाहता था। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है। ऐसा ही हुआ कि मैंने यहाँ आते समय कुछ मानसिक कलाएं सीखीं, तो चलो मानसिक कलाओं में अपनी प्रतिभा का परीक्षण करते हैं। उसी समय स्लीपिंग ब्यूटी ने कहा, मास्टर, मैं परिवर्तन के बीच में हूँ, मुझे 3 मिनट चाहिए।
आर्यन ने कहा, जरूरत नहीं, प्रतिभा मेरे लिए बेकार है। क्या तुम मुझे एक राक्षसी जानवर को तुरंत वश में करवा सकती हो? मुझे इस शक्ति की जरूरत है। स्लीपिंग ब्यूटी हक्की बक्की रह गई और बोली, तुम यह करना चाहते हो? जरूर, लेकिन यह शक्ति केवल एक बार ही छोड़ी जा सकती है। जरूर, स्लीपिंग ब्यूटी ने अपने मन में बुदबुदाई, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें अपने सभी सहायक व्यवसायों को 10वीं श्रेणी की प्रतिभा तक बढ़ाने में मदद करना चाहती हूँ। ही। रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। हमारे युवा स्वामी मानसिक कलाओं में अपनी प्रतिभा का परीक्षण करना चाहते हैं। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1760। फिर चलो शान से। यह एक सहायक कार्य था, एक प्रतिभा। रसायन विज्ञान में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की गहरी समझ होनी चाहिए थी। किसी को उत्कीर्णन करना आना चाहिए था। आत्मा संचार तकनीक। किसी को राक्षसी जानवर के विचारों को कैसे नियंत्रित करना है और उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कैसे करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का सहायक पेशा था, यह लाखों में एक प्रतिभा थी। यह एक अत्यंत कठिन अस्तित्व था। जैसा कि बड़े ने कहा था, ये सहायक पेशे योद्धाओं से कहीं अधिक कुलीन थे। यदि एक मार्शल कलाकार की प्रतिभा कम और कमजोर होती तो वे अभी भी हौटियान दासों के माध्यम से धीरे धीरे खेती कर सकते थे। हालांकि वे एक उच्च दायरे तक नहीं पहुंच पाते, कम से कम वे खेती तो कर सकते थे। हालांकि ये सहायक पेशे अलग थे। यदि आप में इसकी प्रतिभा नहीं थी तो आप अपने पूरे जीवन में इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यही अंतर था। रास्ता छोड़ो, तुमने मुझे सुना नहीं। तांग परिवार के शिष्य आक्रामक थे। तांगली मूल्यांकन के पहले दौर में पहले स्थान पर था। उसने अपनी 8वीं श्रेणी की प्रतिभा का प्रदर्शन किया और वह अत्यंत शक्तिशाली और असाधारण था। जब एक व्यक्ति दांव प्राप्त करता है तो उसके मुर्गियां और कुत्ते स्वर्ग में चढ़ जाते हैं। उनके पिछलगू भी अत्यंत अहंकारी थे। मीरा, माँ और लूकिन आर्यन के पीछे पीछे चले और बोले, स्वामी, आपको उससे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तांगली आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है। पंथ नेता, हमारे दिलों में आप सबसे अच्छे हैं। दोनों लड़कियां बातें करती रहीं। आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? दोनों लड़कियां चौंक गईं। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सुना था कि तांगली के पास मानसिक संचार कला में अत्यंत उच्च प्रतिभा थी। आर्यन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस क्षण तांगली ने आर्यन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, पहले तुम जाओगे या मैं? आर्यन ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे प्रतिभा की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके पास प्रणाली थी। प्रतिभा और अन्य चीजें कचरा थीं। उसे उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। शुरू से ही उसकी दांतियां टूट गई थीं और उसकी मेरिडियन अवरुद्ध थीं, इसलिए वह खेती नहीं कर सकता था। हालांकि क्या वह अभी भी एक निचले लोक से आदिम देव युद्ध क्षेत्र में नहीं आया था। प्रतिभा दूसरों के लिए उपयोगी थी, लेकिन आर्यन के लिए यह बेकार था। तांगली मुस्कुराया और बोला, चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो तुम पहले जाओ। हालांकि वह अपने दिल में उपहास कर रहा था, बदमाश, देखो मैं तुम्हें कैसे अपमानित करता हूं। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। बुजुर्ग ने कहा, अपना हाथ जानवर के सिर पर रखो और उसके विचारों को महसूस करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करो।
आर्यन ने अपना हाथ उस पर रखा और अपने दिमाग को थोड़ा सा हिलाया। आधा सेकंड बाद दूसरी तरफ काला पत्थर एक हल्की रोशनी दिखा रहा था, बिना किसी खंड के। परिणाम सामने आ गए। उस बुजुर्ग ने कहा, निम्न श्रेणी की आत्मा संबंध प्रतिभा अयोग्य। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। तांगली जोर से हंसा और आर्यन की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, सभी आओ और देखो, यह हमारे 10वें ग्रेड का प्रतिभा वाला शिष्य है। हाँ हाँ हाँ। उसके जैसा 10वें ग्रेड का प्रतिभाशाली। एक रैंक 10 की प्रतिभा सर्वव्यापी होती है। इस तरह की मनोवैज्ञानिक कला की प्रतिभा मेरी जितनी भी मजबूत नहीं है। इसे रैंक 10 कैसे माना जा सकता है? तो क्या मैं 100वें रैंक पर नहीं होऊंगा? बिल्कुल सही। मैं भी 1000 ग्रेड का हूं। तांगली ने आर्यन को घूरते हुए कहा, आर्यन, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। चलो देखते हैं कि मुझ में क्या प्रतिभा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, तांगली ने अपना हाथ उस पर दबाया। आधा सेकंड बाद काले पत्थर पर रोशनी धीरे धीरे बढ़ी और अंत में 8वें खंड पर आकर रुक गई। कुछ बुजुर्ग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्होंने तांगली को मुंह फाड़कर देखा। उनके मुंह इतने चौड़े थे कि उनमें एक अंडा समा सकता था। 8 खंडों की रोशनी, 8वीं श्रेणी की प्रतिभा, बहुत 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 शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली। दूर बैठे दाईं और बाईं ओर के दूत दांतों में दांत पीसते हुए मुस्कुरा रहे थे। हैं 8वीं श्रेणी की प्रतिभा प्लस 8वीं श्रेणी की मनोवैज्ञानिक कला, इस पंथ के इनाम अंक कितने ऊंचे होंगे? हाँ हाँ हाँ। आसपास के लोग विस्मय और ईर्ष्या से भर गए थे। तांगली ने आर्यन की ओर देखा और कहा, बदमाश, तुम अभी भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। तुम्हारे पास योग्यता नहीं है, समझे? तुम जैसे लोगों पर कदम रखना आसान है। आर्यन ने हल्का सा कहा, ओह, क्या ऐसा है? इसके बाद आर्यन ने एक बुजुर्ग के पीछे एक राक्षसी जानवर को देखा और कहा, बुजुर्ग, मुझे आपका राक्षसी जानवर उधार लेने दो। बुजुर्ग के सहमत होने का इंतजार किए बिना आर्यन पहले ही आगे बढ़ चुका था। यह एक सवारी थी। जब आर्यन उसके सामने चला तो हर कोई उसे देख रहा था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत है? तुम क्या चाहते हो? अचानक आर्यन के विचार हिल गए और उसके हाथों ने तेजी से एक मुहर बनाई। उसके केंद्र से घनी घनी रुने एक के बाद एक दिखाई दिए। तेजी से गठन करें। मानसिक सरणी गठन। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? वह कौन है? वह इतनी उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक कला कैसे जान सकता है? यह एक मनोवैज्ञानिक कला है जिसे हमारे मानसिक हॉल भी नहीं जानता। यह बच्चा कौन है? मनोवैज्ञानिक कला कई प्रकार की थी। वह मनोवैज्ञानिक कला जिसे आर्यन ने विकसित किया था, वह प्रणाली से एक इनाम थी। यह एक भगवान स्तर की मनोवैज्ञानिक कला थी और इसकी सफलता दर सामान्य मनोवैज्ञानिक कला की तुलना में कई गुना अधिक थी। बेशक इसमें महारत हासिल करना भी कई गुना कठिन था। बस प्रतिदीप्त प्रकाश हिला और जोर से जमीन पर उतरा। इसने सीधे राक्षसी जानवर की सवारी को घेर लिया। यह उसी पल था। स्लीपिंग ब्यूटी की शक्ति थोड़ी सी हिल गई। बस सवारी का शरीर कांप उठा। वह अचानक खड़ी हो गई और एक भीषण गर्जना करने लगी। वह अपनी पिछली विनम्रता से एक ऐसी स्थिति में बदल गई थी जो उन्मत्त और साहसी थी। उसके शरीर से निकलने वाली आभा और भी ज्यादा बेलगाम थी। गरज। उसने एक भीषण गर्जना की।
उसी क्षण सवारी आर्यन के पास कदम चली, उसकी आभा हावी थी। पंथ नेता सावधान। भाई आर्यन। वह राक्षसी जानवर 4 मीटर ऊंचा था, एक दबंग शेर राजा। उसने अपना खूनी मुंह खोला और आर्यन को पल भर में निगल सकता था। जैसे ही हर कोई चिंतित था, शेर राजा आर्यन के पास चला गया, एक बिल्ली के बच्चे की तरह आर्यन के पैर को आज्ञाकारी रूप से चाट रहा था, एक आज्ञाकारी चेहरे के साथ। मानसिक जानवर। यह एक सफलता है। हे भगवान, इसे कितने सेकंड लगे? यह 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 असंभव है। आसपास पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। हर कोई स्तब्ध रह गया था। मानसिक हॉल के कुछ बुजुर्ग ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने कोई चमकता हुआ खजाना देख लिया हो। वे लार टपकाते हुए दौड़े। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, आपने यह कैसे किया? अपनी बुजुर्ग की स्थिति के साथ उन्होंने सीधे आर्यन को भगवान के रूप में संबोधित किया। यह पहली बार था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैंने इसे ऐसे किया। जैसे ही उसने बोला, उसने अपने हाथों से कुछ बार इशारा किया। फिर वह तांगली के पास चला गया और कहा, क्या 8वीं श्रेणी की प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है? बहुत शानदार? बहुत अहंकारी? क्या तुम अभी भी अहंकारी हो? वह तांगली को बिना हिले-डुले घूर रहा था। तांगली की नजर तन गई। उसके बगल में एक चमचा चिल्लाया, आर्यन, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम बस अभी भाग्यशाली थे। आर्यन ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। और तुम खुद को क्या समझते हो? जब वे बातें कर रहे थे, शेर राजा ने अचानक उस शिष्य पर गर्जना की और अपना खूनी मुंह खोला। उसकी आभा अत्यंत भयंकर थी। तांग परिवार का शिष्य इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया था। आर्यन ने फिर से तांगली को घूरा और कहा, क्या तुम अभी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? 8वीं श्रेणी की प्रतिभा वाला प्रतिभाशाली? मुझ पर कदम रखना आसान है? तुम्हारे पास योग्यता है। लूकिन हंसी, वरिष्ठ भाई तांगली, क्या तुम हमारे पंथ नेता पर कदम नहीं रखना चाहते थे? अब कौन किस पर कदम रख रहा है? 8वीं श्रेणी की प्रतिभा? हाँ हाँ हाँ, 8वीं श्रेणी की कचरा प्रतिभा ज्यादा सही है। इस क्षण स्लीपिंग ब्यूटी ने कहा, मास्टर को रिपोर्ट करते हुए सभी प्रतिभाओं में सुधार हुआ है। अगर ऐसा है तो आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1761। महान अमर उपहार पैक अष्ट अमर। तांगली का चेहरा बदसूरत था। उसने सोचा था कि उसकी 8वीं श्रेणी की प्रतिभा आर्यन पर कदम रखने के लिए काफी है, लेकिन आर्यन ने पलक झपकते ही इस सिंह राजा को वश में कर लिया था। इस तरह की क्षमता निश्चित रूप से उसकी क्षमता से ऊपर थी, और यहाँ तक कि वृद्ध मानस ने भी ऐसा चौंकने वाला भाव प्रकट किया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि ऐसा नहीं था कि वह आर्यन को आसानी से कुचल सकता था, बल्कि आर्यन उसे आसानी से कुचल सकता था। हालांकि तांगली अपने दिल में अनिच्छुक था। तांगली ने गंभीरता से कहा, तो क्या हुआ अगर तुमने एक राक्षसी जानवर को वश में कर लिया? तुम्हारी प्रतिभा अभी भी कम है आर्यन। कम प्रतिभा? क्या तुम समझते हो? मैं 8वीं श्रेणी की प्रतिभा वाला एक जीनियस हूँ। क्या तुम्हारे पास मुझसे तुलना करने की योग्यता है?
कई लोगों ने कहा, यह सही है। प्रतिभा ही सब कुछ निर्धारित करती है। यह सिर्फ एक संयोग था अभी। भाग्य तुम्हारी ताकत नहीं है। कई लोग हंगामा करने लगे। आर्यन के मुंह का कोना हल्का सा ऊपर उठा और उसने मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी प्रतिभा जानना चाहते हो, है ना? अपनी कुत्तों वाली आंखें खोलकर ध्यान से देखो। जब वे बात कर रहे थे, आर्यन ने एक हाथ जानवर के सिर पर रखा और विचार चला। तुरंत किनारे पर काले पत्थर पर प्रकाश एक एक करके ऊपर की ओर बढ़ा। बस 7वां खंड, बस 8वां खंड, 9वां खंड। हे भगवान, यह अभी भी बढ़ रहा है। हर किसी की आंखें काले पत्थर पर प्रकाश से चिपकी हुई थीं। पलक झपकते ही यह फिर से ऊपर उठा। बस यह 10वें खंड पर रुका। आर्यन ने हल्का सा अपना हाथ पीछे खींचा। यदि वह इसे पीछे नहीं खींचता तो उसे चिंता थी कि निद्रा सुंदरी की परिवर्तन प्रतिभा काले पत्थर को तोड़ देगी। वह पीले पड़े तांदली के सामने चला गया और बोला, क्या यह प्रतिभा ठीक है? तांदली का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसके बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन रसायन प्रतिभा के किनारे चला गया और फिर से चला गया। बस बस बस। काला पत्थर फट गया और सीधा ऊपर की ओर बढ़ गया। पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। जब वह 10वीं मंजिल पर रुका तो आर्यन ने अपना हाथ फिर से पीछे खींचा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी प्रतिभा केवल 10वीं श्रेणी पर नहीं थी। क्या यह पर्याप्त है? आर्यन मुड़ा और तांग ली को देखा, ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिर वह लोहार प्रतिभा परीक्षण के किनारे चला गया। बस बस बस। चमकदार विस्फोटों की एक और श्रृंखला थी। यह एक और 10वीं श्रेणी की प्रतिभा थी। आर्यन मुड़ा और चिल्लाया, क्या यह पर्याप्त है? यह पर्याप्त नहीं है, है ना? तो फिर जारी रखते हैं। 10वीं श्रेणी की शिलालेख प्रतिभा, 10वीं श्रेणी की पशुवश प्रतिभा। सभी सहायक पद कुल 8। वे दोनों 10वीं श्रेणी की प्रतिभाएं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग को फाड़ देगा। पूरा मार्शल आर्ट्स अखाड़ा उथल पुथल में था। पूरा स्वर्ग अवशिष्ट पंथ उथल पुथल में था। यह व्यक्ति कौन है? क्या तुम पागल हो गए हो? 10वीं श्रेणी, 10वीं श्रेणी, वे सभी 10वीं श्रेणी के हैं। यह मुझसे लड़ने की हिम्मत मत करना। वह मेरा आदमी है। वह शोधन हॉल का सदस्य है। जो भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा, मैं उससे मरते दम तक लड़ूंगा। ली ग्वाइजी, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? रसायन शास्त्र राजा का मार्ग है। वह हमारे रसायन हॉल का है। धिक्कार है, उसने सबसे पहले जो परीक्षण किया वह मानस कला थी। वह हमारे मानस हॉल का है। 8 सहायक हॉलों के बड़े बुजुर्गों ने तब तक लड़ाई की जब तक उनके चेहरे लाल नहीं हो गए और वे लड़ने वाले थे। यह भी इसी समय था। तांग ली को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर कुछ थप्पड़ मारे गए हों। वह भावना इतनी असहनीय थी। आर्यन की तुलना में वह एक मजाक था। आर्यन के सामने वह सिर्फ एक मेंटिस झींगा था। जहां तक आर्यन की बात है, वह सिर्फ एक मेंटिस झींगा था। क्योंकि जैसे ही वह 8वीं सहायक पेशेवर प्रतिभा को 10वें स्तर तक सक्रिय करने वाला था, सिस्टम से अचानक आवाज आई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को 8 सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी प्राप्त करने और एक विशेष इनाम प्राप्त करने के लिए बधाई। धिक्कार है। 8 सर्वगुण संपन्न।
मैं इनाम भी सक्रिय कर सकता हूं। आर्यन गुप्त रूप से उत्साहित था। सिस्टम से मिलने वाले इनाम निश्चित